फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में हमारे पास क्या होता है जी, दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक एक्सिस पर इसमें हमेशा हमें टाइम पीरियड दिया होता है, जैसे कि यहाँ पर आपका 90, 90, 91, 92, 93 एंड 94। दूसरे एक्सिस पर हमें क्या दिया होता है, डाटा। ये डाटा आपका परसेंटेज में, नंबर्स में, आपका मिलियंस में, क्रोर्स में, किसी भी चीज में आपका हो सकता है। यहाँ पर आपका क्या आ गया जी, डाटा आ गया। यहाँ पर हमने एग्जांपल के तौर पे 5 to 25 आपका डाटा लिया हुआ है। एक लाइन ग्राफ के अंदर हमारे पास 4 पॉइंट्स होते हैं। उन पॉइंट्स में सबसे पहले आपका क्या आ जाता है, स्टार्टिंग पॉइंट, फिनिशिंग पॉइंट, उसके बाद पीक पॉइंट और लास्ट में आपका बॉटम पॉइंट। ये 4 पॉइंट्स हमें जब भी हम लाइन ग्राफ में अपनी रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं 150 वर्ड्स की, उसके अंदर ये मेंशन करना बहुत ही जरूरी होता है, सो दैट आपकी जो टास्क अचीवमेंट है वो कंप्लीट रहे। सबसे पहले आपका क्या जाता है जी, स्टार्टिंग पॉइंट। ग्राफ में सबसे फर्स्ट ईयर में जो भी आपका टाइम पीरियड गिवन है उसमें आपको क्या हो जाता है, स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद आपका आ जाता है जी फिनिशिंग पॉइंट, सबसे लास्ट पॉइंट। लास्ट टाइम पीरियड जो भी आपका होता है वाई एक्स एक्सिस के ऊपर, उसमें आपका क्या हो जाता है, फिनिशिंग पॉइंट। उसके बाद आपका आ जाता है पीक पॉइंट। ग्राफ सबसे पीक पॉइंट जहां पर सबसे ज्यादा आपका डाटा होता है उसको हम पीक पॉइंट बोलते हैं। और सबसे लास्ट में आपका आ जाता है बॉटम पॉइंट। हमारे चार्ट में यहाँ पर 2 बॉटम पॉइंट्स हैं, 91 और 92 में। उसके बाद आपका आ जाते हैं जी ट्रेंड्स। एक लाइन ग्राफ में मैक्सिमम आपको 4 तरह के ट्रेंड्स होते हैं जो आपको एक्सप्लेन करने होते हैं। सबसे पहले आपका आ जाता है इंक्रीज, उसके बाद डिक्रीज, फिर कांस्टेंट और लास्ट में आपका फ्लक्चुएट। अगर हम यहाँ पे इसकी नेमिंग करें कि हमारा लाइन ग्राफ में कौन सा डाटा ट्रेंड कैसा है, सबसे पहले आपका इंक्रीज आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ग्राफ में नेमिंग दें पॉइंट्स को A, B, C, D और E, तो इंक्रीज जो हमारा है डाटा C to D, आपका डाटा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 5 से आपका 20 पर जा रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग ट्रेंड C D। उसके बाद आ जाता है आपका डिक्रीजिंग ट्रेंड, पॉइंट A to B आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ट्रेंड। उसके बाद आपका कांस्टेंट ट्रेंड, देखिए B से C में आपका डाटा क्या है, ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। एक ही पॉइंट पे आपका क्या है, वो कांस्टेंट है या सेम भी हम इसको कह सकते हैं, वो आपका हो जाता है जी B C। उसके बाद आपका आ जाता है फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट में क्या होता है, आपका डाटा वाइडली या बहुत ही एक होता तो ये भी इंक्रीज और डिक्रीज है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आपका डाटा रैपिडली इंक्रीज डिक्रीज होता है एज कंपेयर टू अदर ग्राफ। तो यहाँ पे हमारा ये पॉइंट हो जाता है D और E। Okay students, now we will discuss about the how to describe the line chart and our first point is structure of line chart। जब भी हम लाइन चार्ट डिस्क्राइब करेंगे तो हमारा रिपोर्ट होगी या हमारा जो ग्राफ होगा उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। उसके अंदर हमारे सबसे पहले चीज आ जाती है जी इंट्रोडक्शन। चाहे आपको कोई भी लाइन चार्ट हो, आपका एक ये थोड़ा सा टेम्पलेट टाइप है जिसमें हमें ऐसे ही हमारी लाइन की स्टार्टिंग करनी है इंट्रोडक्शन की। The given line chart describe the information about, उसके बाद आपका जो भी आपको लाइन चार्ट में टॉपिक दिया गया है उसको हम पैराफ्रेज मतलब उसको अपने वर्ड्स में हम विद द हेल्प ऑफ सिनोनिम्स और उसका जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर उसको चेंज करके हमें यहाँ पर उसको लिख देना है। उसके बाद आपका इन, उसके बाद आपकी आ जाती है जी यूनिट्स, जो हमें वाई एक्सिस पर, जब हम लाइन चार्ट हमारे सामने होता है उसके वाई एक्सिस पर जो हमें डाटा दिया होता है कि वो डाटा हमें किस यूनिट्स में दिया गया है, दैट मे बी मिलियंस, करोर्स, यूनिट्स, किलोग्राम्स, कोई भी आपकी यूनिट हो उसमें आपका वो आ जाएगा। उसके बाद आपको लिखना है फ्रॉम T1 to T2। T1 और T2 को क्या मतलब है, जब भी आपका लाइन चार्ट होता है उसके अंदर आपका एक टाइम पीरियड गिवन होता है, फर्स्ट ईयर टू लास्ट ईयर। तो आपका जो फर्स्ट ईयर है वो यहाँ पर आ जाएगा, जो लास्ट ईयर है यहाँ पर आ जाएगा आपका। और इस तरीके से आपकी क्या हो जाती है, इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हमारा आता है जी ओवरव्यू। ओवरव्यू का मतलब क्या होता है, जो भी आपको लाइन चार्ट दिया गया है अगर हम उसको एक बड़े स्केल पर यानी कि एक मायोपिक लुक, मायोपिक क्या होता है कि आपको अगर दूर से हम उसे देखें तो हमारा मेन फीचर्स क्या है उस ग्राफ के, इसकी स्टार्टिंग आप कैसे कर सकते हैं, एज कैन बी क्लियरली सीन फ्रॉम द लाइन चार्ट दैट। उसके बाद आपका लाइन 1 का जो डाटा होता है, आपके ग्राफ में मल्टीपल लाइंस हो सकती है, दैट मे बी अ पॉलीलाइन ग्राफ। तो उसके अंदर जो भी आपकी फर्स्ट लाइन है हमें अपना ओवरव्यू से या उसके फर्स्ट और लास्ट पॉइंट को कंपेयर करेंगे और वहां से चेक करेंगे कि आपकी फर्स्ट लाइन का जो भी लाइन आपकी बन दी है सा एन अपवर्ड ट्रेंड। वाइल का यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हमारी लाइन 1 फॉर एग्जांपल आपका अपवर्ड ट्रेंड था और लाइन 2 में आपका क्या दिखा हमने, अ डाउनवर्ड ट्रेंड। तो लाइन 2 में हम इसलिए दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए हमने क्या यूज किया यहाँ पर, वाइल। लाइन 2 फॉलो और एक्सपीरियंस अ डाउनवर्ड ट्रेंड। उसके बाद हो सकता है आपको थर्ड लाइन भी आपको वहां पर दी गई हो ग्राफ में, तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, फुल स्टॉप के बाद लाइन 3 ऑब्जर्व और शो अ कांस्टेंट ट्रेंड। यहाँ पर एक चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा,
हमारी जो वर्ब्स यूज की गई है, देखिए सा, फॉलोड, एक्सपीरियंस, ऑब्जर्व और शोड, सभी एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम्स है। इनका आप एक दूसरे के एक्सचेंज भी कर सकते हैं मीनिंग्स को, और आपको जब भी आप अपना ओवरव्यू लिखेंगे उसमें उसको। लाइन चार्ट को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास 3 बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं, सो दैट कि एग्जामिनर जो आपका होता है वो आपसे इम्प्रेस हो कि आपके पास काफ़ी वेरिएशन ऑफ सेंटेंसेस हैं। ठीक है जी। उसमें सबसे पहले जो हमारी फॉर्म है दैट इज वर्ब फॉर्म। वर्ब फॉर्म इसको नाम क्यों दिया गया, क्योंकि हमारा जैसे ट्रेंड्स हमारे पास क्या होते हैं, इंक्रीज, डिक्रीज, कांस्टेंट और फ्लक्चुएशन। तो यहाँ पे जो हमारा ट्रेंड शो करने के लिए हमने क्या यूज करते हैं, वर्ब। और वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि हम उसको एज ए इंक्रीज को एज अ वर्ब यूज करते हैं, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज वर्ब फॉर्म। ठीक है जी। इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा, सबसे पहले हमारा आता है जी सब्जेक्ट, उसके बाद आपकी मेन वर्ब इन द फॉर्म ऑफ जो भी आपका टेंस होगा, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल पास्ट में हमारा अगर डाटा गिवन है तो हम सेकंड फॉर्म यहाँ पर यूज करेंगे। उसके बाद आपकी आती है जी वर्ब के बाद, मेन वर्ब के बाद आपकी आती है एडवर्ब, एडवर्ब के बाद आपका आता है डाटा, और उसके बाद लास्ट में आपका टाइम। टाइम को हम सेंटेंस की स्टार्टिंग में और एंड में कहीं भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम नॉर्मली लास्ट में मान के चल रहे हैं, हम टाइम का यूज कर रहे हैं। एक एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे सेंटेंस भी लिया हुआ है, मिल्क कंजप्शन इंक्रीज रैपिडली फ्रॉम 7 to 10 बिटवीन जनवरी एंड मार्च। यहाँ पे हमारे इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कौन कौन सी चीजें हमारी इससे रिलेट करती हैं। देखिए मिल्क कंजप्शन, ये हमारे लिए क्या हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट। उसके बाद आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था कि 4 ट्रेंड है, उनमें से इंक्रीज हमने एज अ वर्ब यूज किया यहाँ पर, और पास्ट में डाटा हमने माना हुआ है, तो हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद आपकी यूज की गई है जी एडवर्ब, रैपिडली। वैसे वर्ब्स के एडवर्ब्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, बट यहाँ पर टास्क में आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं एडवर्ब को विद द हेल्प ऑफ एलवाई। एडवर्ब के एंड में एलवाई आएगा। ठीक है जी। उसके बाद हमें फ्रॉम 7 to 10 ये हमारी होगी जी डाटा, और उसके बाद हमें दिया गया है टाइम पीरियड बिटवीन जनवरी एंड मार्च। क्लियर है जी। इस तरीके से जब भी आप वर्ब फॉर्म के सेंटेंसेस बनाएंगे तो उस वे में आपका जो सेंटेंस को लिखने का तरीका होगा इस तरीके से आपका वो रहेगा। इससे पहले हमने क्या किया था, वर्ब फॉर्म की प्रैक्टिस की थी कि कैसे उसको हम बनाते हैं। अब वर्ब फॉर्म को हम नाउन फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, बट उससे पहले आपको एक चीज क्लियर रहनी चाहिए, कि हमारी जो वर्ब है उसको नाउन में कैसे चेंज करते हैं, और एडवर्ब्स जो हमारी उसमें हमने यूज की थी उसको नाउन फॉर्म में जब हम चेंज करेंगे तो एडजेक्टिव्स में चेंज करते हैं, तो वो कैसे रहेगा उसकी एक छोटी सी टेबल हमने है जो बनाई है, वो एक बार देख लीजिए। वर्ब फॉर्म में हम क्या यूज करते हैं, इंक्रीज को एज अ वर्ब यूज करते हैं। इसकी सेकंड फॉर्म आपकी इंक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज, 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 रिमेन कांस्टेंट, रिमेन्ड कांस्टेंट, फ्लक्चुएट, फ्लक्चुएटेड, फ्लक्चुएटेड। तो इन वर्ब्स को हम नाउन में कैसे चेंज करेंगे जी, इंक्रीज का नाउन जो है दैट इज एन इंक्रीज, डिक्रीज, अ डिक्रीज। रिमेन कांस्टेंट के लिए हम नाउन में जब चेंज करेंगे तो हम सेंटेंस में यूज करेंगे अ कांस्टेंट ट्रेंड। उसके बाद हमारा आ जाता है जी फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट को जब हम नाउन में चेंज करेंगे तो हमारा हो जाएगा उसका फ्लक्चुएशन। ठीक है जी। ये 4 बेसिक सी चीजें आप याद रखिएगा। इसके अलावा इसके और भी काफी सारे सिनोनिम्स होते हैं जब हम नाउन फॉर्म में चेंज करते हैं, वो हम एक अलग टेबल आपको जब हम क्लास में नोट्स देंगे वहां पे आपको क्लियर हो जाएगी। उसके अलावा हमारे एडवर्ब जो हमने उसमें यूज किए थे हमारे नाउन फॉर्म में, उनको कैसे रखेंगे, स्लाइटली। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया भी था कि जब एलवाई लास्ट में होता है कि वो सबसे इजी मेथड है कि एडवर्ब को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे आपकी जो एडवर्ब्स है अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी या डिग्री ऑफ चेंज मैंने इनको लगाया हुआ है। स्लाइटली जब आपका चेंज जो है थोड़ा कम होता है, स्लोली, उसके बाद मॉडरेट चेंजेस के लिए आप स्टेडली, मॉडरेटली, ग्रेजुअली। उसके बाद जब आपका जो चेंज है लाइन ग्राफ में वो क्या होता है, सिग्निफिकेंट, काफी ज्यादा होता है, तो हम कौन से एडवर्ब्स का यूज करेंगे, रैपिडली, शार्पली, ड्रामेटिकली एंड सिग्निफिकेंटली। अब इन एडवर्ब्स को एडजेक्टिव में जब हम चेंज करते हैं, बड़ा सिंपल सा मेथड है, एलवाई को हम इसमें से रिमूव कर देते हैं, बट स्पेलिंग में कई बार स्लाइड सा चेंज आ जाता है, इसीलिए आप इसको भी एक बार चेक कर लीजिए। स्लाइट, स्लो, स्टेडी, मॉडरेट, ग्रेजुअल, रैपिड, शार्प, ड्रामेटिक और सिग्निफिकेंट। स्पेलिंग्स का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है इनमें, बिकॉज जहां पे आप वेरिएशन कर रहे हैं, आप वहां पे अगर स्पेलिंग मिस्टेक कर देंगे तो आपको मार्क्स मिलने की बजाय आपके डिडक्ट हो जाते हैं। क्लियर है जी।
उसके बाद हमारी जो सेकंड फॉर्म है दैट इज नाउन फॉर्म। फिर यहाँ पे नाउन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे टेंथ है, जैसे इंक्रीज फॉर एग्जांपल हमारा टेंथ है, इंक्रीज को हम एज अ नाउन यूज करते हैं, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड नाउन फॉर्म। इसमें क्या स्ट्रक्चर रहेगा हमारा, देयर सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पर क्या है आपने यूज किया है देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस इन प्लस सब्जेक्ट प्लस डाटा प्लस टाइम। अगेन टाइम को हम सेंटेंस की स्टार्टिंग में और एंड में कहीं भी यूज कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। उसके बाद एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, सेम सेंटेंस जो हमने वर्ब फॉर्म में बनाया था उसी की हमने नाउन फॉर्म यहाँ पर लिखी हुई है। देयर वाज अ रैपिड इंक्रीज इन मिल्क कंजप्शन फ्रॉम 7 to 10 बिटवीन जनवरी एंड मार्च। अब यहाँ पर देख लीजिए कौन सी चीज किससे रिलेट करती है। देयर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हमने पास्ट में डाटा लिया था, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की थी वहां पर वर्ब फॉर्म में, यहाँ पर हमने किस में यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब पास्ट में, दैट इज वाज। एडजेक्टिव वहां पे हमारी एडवर्ब थी रैपिडली, यहाँ पे हमने एडजेक्टिव यूज किया है रैपिड। नाउन इंक्रीज हमारी वहां पर वर्ब थी मेन वर्ब इंक्रीज्ड, यहाँ पर हमारे उसका नाम क्या बन जाएगा जी, इंक्रीज। और सिंगुलर है तो यहाँ पर आर्टिकल आ जाएगा, नाउन है अ। There was a rapid increase in milk consumption, जो वहां पर हमने सब्जेक्ट लिया था, इन preposition यूज होगी उसको कनेक्ट करने के लिए, in milk consumption। उसके बाद हमारी आ जाती है जी डाटा from 7 to 10। यहाँ पर हम डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग तरीके हैं और मेनली हमारे जो preposition है वो हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं of 3, between 7 and 10 और to 10। जब हम डिफरेंस बताएंगे कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 7 और 10 के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो हमें प्रीपोजिशन यूज करनी है ऑफ, फ्रॉम और टू के एज अ सिनोनिम हम यूज कर सकते हैं बिटवीन और एंड, और किस पॉइंट तक ये इंक्रीज हुई है तो वहां पर हमारा आ जाएगा टू 10। ये चार तरीके से हम अपने डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर से हमारी टाइम फ्रेज आ जाती है बिटवीन जनवरी एंड मार्च। अब हमारा थर्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर आ जाता है जी, जिसे हम बोलते हैं वर्ब प्लस नाउन फॉर्म। वर्ब प्लस नाउन क्यों है, क्योंकि इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमें एक वर्ब भी यूज करनी है एज वेल एज एक नाउन भी यूज करना है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगा, बेसिक स्ट्रक्चर टाइम प्लस सॉ प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन इन सब्जेक्ट एंड लास्ट में डाटा। एग्जांपल के तौर पे मैंने जो सेंटेंसेस हमने वर्ब फॉर्म में उसके बाद नाउन फॉर्म में किया है उसी को वर्ब प्लस नाउन फॉर्म में कैसे आप चेंज करेंगे। जनवरी एंड मार्च जो हमने टाइम पीरियड था, saw a rapid increase in milk consumption from 7 to 10। अगेन यहाँ पर मैंने फिर से आपके जो डाटा वाली जो वेरिएशंस थी उनको हम अलग अलग प्रीपोजिशंस के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। from 7 to 10 की जगह हम लिख सकते हैं between 7 and 10, of 3 और to 10। इसमें एक स्लाइड सा डिफरेंस है, देखिए 7 और 10 के बीच में 3 पॉइंट्स का डिफरेंस है। जब हम डिफरेंस बताएंगे तो हमारी जो प्रीपोजिशन है वो यूज होती है of। जब हम फाइनल पॉइंट बताते हैं कि ये जो इंक्रीज है वो कहां जाके हमारा रुकता है, कहां तक हमारा पॉइंट जो है इंक्रीज हो रहा है, तो हम प्रीपोजिशन यूज करेंगे टू। इसमें आपका डिफरेंशिएट होना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जामिनर आपकी इन्हीं प्रीपोजिशन से आपके स्किल को असेस करते हैं कि आपकी ग्रामेटिकल स्किल्स कैसे हैं। उसके बाद सॉ, यहाँ पे जो हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की है इसके कुछ सिनोनिम्स हैं क्योंकि हमें सेंटेंस में कई बार इन वेरिएशंस को यूज करना होता है तो हमें इसके सिनोनिम्स का पता होना चाहिए, वो मैंने नीचे आपको मेंशन किए हुए हैं। सॉ की जगह आप क्या यूज कर सकते हैं, फॉलोड, एक्सपीरियंस्ड, ऑब्जर्व, डिपिक्टेड और लास्ट में विटनेस्ड। और भी कई सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं, इससे है कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इनको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद इनको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। देखिए जनवरी एंड मार्च हमारा टाइम आ गया। वन मोर थिंग यहाँ पर जो हमें ध्यान रखनी है, जब हम टाइम को वर्ब फॉर्म और नाउन फॉर्म में यूज करते हैं तो हमें फर्स्ट टाइम पीरियड के आगे हम प्रीपोजिशन यूज कर रहे थे, बिटवीन हो या फ्रॉम हो। बट जब हम टाइम को सब्जेक्ट बनाते हैं थर्ड वाली फॉर्म में तो हमारी प्रीपोजिशन यहाँ पे यूज नहीं की जाती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म स, इसलिए हम इसको वर्ब प्लस नाउन बोलते हैं। उसके बाद एडजेक्टिव और रैपिड, नाउन आ जाएगा आपका इंक्रीज इन। उसके बाद आपका फिर से ये प्रीपोजिशन आपको ध्यान रखनी है, मैंने लास्ट सेंटेंस में नाउन फॉर्म में भी हमने डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट को हम जब पीछे लेके आते हैं तो वहां पे इन का यूज होता है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा जी मिल्क कंजप्शन और उसके बाद लास्ट में डाटा।